Good morning, students. Today is Sunday. Happy Sunday. I'm your स्मृति, your हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर. आज हम पढ़ेंगे आपके 12th क्लास की हिस्ट्री का. मैं थीम सेकंड पे आ गई हूँ. ठीक है, ये आपके ट्रैवलर्स के नाम है और ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है. अब्दुल रज़ाक, अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकिस बर्नर. इसमें ट्रैवलर भी हैं. फ्रैंकिस ट्रैवलर, जो बर्नियर हैं वो डॉक्टर हैं, और जो ट्रैवलर हैं वो ज्वेलर हैं. डॉटे बारबोसा, मनुकी, पेल्साट और ये मार्को पोलो. ठीक है जी, ये आप देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए. इनकी किताबों के नाम भी इन्हीं से आपके आधे मतलब ऑब्जेक्टिव्स तो इन्हीं में से बनते हैं, इससे ऊपर से नहीं आएंगे. ठीक है, थैंक यू. तो इसकी एक एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पता नहीं कौन सा एक वर्ड को उठा के वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में दे देते हैं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे आ जाती है. इसलिए इन चीज़ों को डीपली स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, ये ओवरव्यू है कि ये जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी हैं ये हिरात से आते हैं. ये भी पूछते हैं कि कहाँ से हैं. ये विजयनगर के ऊपर लिखते हैं अब्दुल रज़ाक समरकंदी. ठीक है, अब्दुल रज़ाक मुझे लगता है देवराया 1 के टाइम पे आया हुआ है. और ये ट्रैवलर्स आगे हैं कि मुग़ल एम्पायर ने काफ़ी ऑब्वियस है, इतना लंबा रूल किया है तो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आते ही हैं. हमारे भी जाते थे वहाँ पे. कस्टम्स के ऊपर लिखा है, ट्रेडिशंस के ऊपर लिखा है उन्होंने. अल-बरूनी आते हैं उज़्बेकिस्तान से. इब्न बतूता मोरक्को. इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं. अल-बरूनी और फैज़ी जो होते हैं वो हमारे आते हैं जब महमूद गजनी हम लोगों इंडिया पे अटैक करता है. वो उस टाइम की 1000 के अराउंड की बात है. फ्रैंकिस बर्नियर ये 17th सेंचुरी में आते हैं और इनके साथ साथ ट्रैवलर भी हैं. वो लिखा नहीं गया लेकिन वो भी इंडिया में उन्होंने भी बुक्स लिखी हुई हैं इंडिया के ऊपर. ट्रैवलर है शायद वो, मुझे लगता है औरंगज़ेब के टाइम पे आते हैं. अल-बरूनी की जो किताबें हैं वो काफ़ी फेमस हैं उनकी. अल-बरूनी किताबुल हिंद. ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ इलूसिड, ए ग्रीक मैथमेटिशियन. ये पूछता है कि एलूसिड जो है लूसिड किसने ट्रांसलेट की है. अल-बरूनी ने. अल-बरूनी की किताबुल हिंद ये ख्वारिज़म ऑफ द टू द पंजाब. 973 में ये उज़्बेकिस्तान में पैदा होते हैं. तो इन्होंने अभी कौन सी किताब लिखी है, ये गज़नी. मैंने कहा ना गज़नी के साथ इंडिया में आता है. इनको इंटरेस्ट भी होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं. संस्कृत को पढ़ने का शौक़ है. एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन के ऊपर किताबें लिखी हैं. तो जब वो यहाँ इंडिया में अटैक करने आते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये मतलब जो पहले जो अटैकर्स होते थे, जो इन्वेडर्स होते थे, वो अपने साथ पूरी फौजी लेके ही चलते थे कि चलो जी हमारे साथ सब चलें. मतलब राइटर्स भी चलो, पेंटर्स भी चलो, तो चलो देखें कि आउटसाइड हमारी कंट्री के बाहर कैसा. और इंडिया का बहुत नाम था उन दिनों, तो अभी भी है. खैर, किताबुल हिंद उसकी किताब का नाम है जो अरबिक में. हाँ, ये पूछते हैं कि किस में लिखी गई है. सबसे इंपॉर्टेंट कि किताबुल हिंद किस में लिखी गई है. अरबिक में लिखी गई है. सिंपल और ल्यूसिड है. ठीक है, 80 चैप्टर्स हैं. इनके मेन कौन कौन से हैं. फिलोसफी, फेस्टिवल्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स और मेजर के ऊपर, आइकॉनोग्राफी है, लॉज एंड मेट्रोलॉजी है. ठीक है, ये आपकी आ जाती है. और अल-बरूनी बस वो ना अरबिक शब्द याद रखना है. और मतलब मेन उनके टॉपिक्स की किसके ऊपर लिखे हैं. ये एक इलिस्ट्रेशन है कि बैठे हुए हैं सब, आपस में डिस्कशन हो रही है पोइट्स के बीच में. अब आते हैं इब्न बतूता. बहुत ही फेमस इब्न बतूता जो हैं वो उनकी किताब का नाम रिहाला. ये पूछा जाता है आपको कि इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है. मोरक्कन ट्रैवलर जो है उनके 14th सेंचुरी में उनका किताब का नाम है रिहाला. और अरबिक में लिखते हैं ये भी. और उनका ये टाइम पूछा जाता है 332 से 333. और ये काफ़ी देर यहाँ रहे थे. मुझे लगता है ये इंडिया के लिए यहाँ निकले होंगे मक्का जाने के लिए, और फिर वहाँ से घूमते घूमते हमारे यहाँ पे आ गए. और सिंध में आते हैं 1333. ये 1333 याद रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आते हैं. वो सुनते हैं उसके बारे में. एंड लेवर्ड बाय हिज रेपुटेशन एज ए जेनरस पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. वो भी काफ़ी पसंद करते थे ऐसे मैन ऑफ आर्ट एंड लेटर को. वो खुद भी ऐसे ही थे. द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम द काजी. वो उन्होंने उसको जज बना दिया, दिल्ली का काजी बना दिया. एक बार उनके बीच में आपस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है तो वो उसको निकाल देते हैं. फिर से वो उनको लगता है कि मैंने गलत किया, फिर से मोहम्मद बिन तुगलक उनको काजी बना देते हैं. ठीक है जी. अब यह है कि ही टुक ए शिप टू सुमात्रा एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप ऑफ द चाइनीज पोर्ट ऑफ टाउन जायटू नोन एज क्वेंजियो. ही ट्रैवल एक्सटेंशनली इन चाइना. चाइना की तरफ भी जाते हैं. ठीक है,
1347 में अपने घर में चले जाते हैं। इस अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मोरक्को पोलो के साथ इनका काफ़ी अकाउंट कंपेयर किया जाता है। मोरक्को पोलो जो है वो क्या है, मोरक्को पोलो इटालियन है। बस ये मतलब ये धोखा लगता है कि कौन इटली से है कौन मोरक्को से है। अब अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगते हैं। अबाउट 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। ट्रैवल्स बताया द डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वॉज कवर्ड इन 40 डेज वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक। ये आपको ये दौलताबाद टू दिल्ली का एक स्टोरी है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक तो होते हैं MBT, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की गई होती है ना। ये उस दौरान भी वहीं थे। तो वो बताते हैं कि उस दौरान वहाँ पे क्या क्या हुआ। ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर। इब्न बतूता बताते हैं कि वॉज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स, वो भी एक बार लूट लिए जाते हैं सेवरल टाइम्स। इनफैक्ट ही प्रेफर ट्रैवलिंग, इन्हें कारवां में ट्रैवल करते हैं क्योंकि उसमें कारवां एक लंबा कारवां क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी चलती हैं, उसमें वो प्रेफर करते हैं। कहते हैं अकेले जाओ तो भैया हम लोग तो लूट लिए जाते थे, अटैक किए जाते थे किसी जो रास्ते में ऐसे। उन दिनों तो ऐसे डाकू कहे जाते थे ना कि भैया वो लूट लेते थे, है ना। दोज ट्रैवलर्स हु सर्वाइव इंक्लूडिंग इब्न बतूता वॉज रियरली वाउंडेड। अब आता है मोरक्को पोलो के मतलब इब्न बतूता ज़्यादा एक्चुअली उन्होंने लिखा हुआ किसके बारे में, इनसाइड जो हमारी जो मतलब मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या होता है कि जो कोर्ट पोइट्स हैं वो राजा की बुराइयाँ या आपके उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ प्रेजेंट करेंगे। वो नेगेटिव चीज़ें या फिर जो चीज़ लो लेवल पे वो आपने कभी देखा नहीं हो किसी ने डिस्क्राइब की हो। जो बाहर के आते हैं ना वो डरते नहीं। अब मैं सपोज मैं हूँ, अब मैं किसी के अंडर हूँ, अब मैं उन दिनों क्या, जैसे मैं सपोज औरंगजेब के कोर्ट में हूँ तो मैं उसके खिलाफ कैसे लिख दूंगी। लेकिन जो बाहर से आए हैं ट्रैवलर्स उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ से नोटिस करके गए, बाहर जाके अपनी किताबों में लिख दिया। तो उनके सोर्सेज भी हमें देखने चाहिए कि वो उस समय ट्रू इंडिया की जो पिक्चर है सोशली इकोनॉमिकली, है ना, कैसी थी, उनसे हमें ज़्यादा पता चलता है। अपनों से भी पता चलता है लेकिन अपने वाले थोड़े से पॉजिटिव वे में चले जाते हैं। अब है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, मैंने बता दिया आपको। ये सारे देखिए पेंटे हुए गप्पे मार रहे हैं आप आपस में कैंप फायर में। जैसे देखिए मैं भी चाय पी रही हूँ, चाय पीते पीते ये वीडियो बन रहा है। अब आते हैं थोड़े से जो फ्रेंच वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं। फ्रैंकिस वर्नियर है डॉक्टर है विद द डिफरेंस। पोर्तुगीज अराइव इन इंडिया 1500 के दौरान। एक पोर्तुगीज आते हैं जेस्यूट रॉबर्ट नोबली, इवन ट्रांसलेटेड इनटू टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। ये इतने फेमस नहीं है लेकिन आप इनके याद रखिएगा, रॉबर्टो नोबेली का। बेस्ट नोन जो पुर्तगीज़ हैं वो डॉन्टे बारबोसा हैं। बारबोसा भी आते हैं साउथ इंडियन के बारे में लिखते हैं। 1600 फाइंड ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डच इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया। उस समय क्या होता कि 1600 के अराउंड कौन कौन सी कंपनीज आ चुकी थी, पुर्तगीज़ आ चुकी थी, डच आ चुकी थी और इंग्लिश आ चुकी थी, है ना। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर। ट्रैवनियर का नाम आ गया। बर्नियर ट्रैवनियर क्या है, वो ज्वेलर हैं, और जो बर्नियर हैं वो डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइम आते हैं यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद में एक और डॉक्टर है इटालियन डॉक्टर मानुकी। फिर फ्रैंकिस बर्नियर ए फ्रेंचमैन वॉज ए डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन लाइक मैनी अदर्स। ही केम टू मुगल एम्पायर में आते हैं। वो यहाँ पे किसका इलाज करते हैं, द प्रिंस दारा शिकोह का, जो बड़ा बेटा है किसका, शाहजहाँ का। डॉक्टर होते हैं। ये दारा शिकोह बीमार पड़ता है तो वो यहाँ पे 12 साल रहते भी हैं। 1656 से 1668 के दौरान यहाँ रहते हैं, इसका इलाज करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, फिर यहाँ रहते हैं। तो फिर यहीं पे एंड लेटर एज द इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड अरामियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। ठीक है, ये देखिए ये ट्रैवलर को कपड़े बना रखे हैं। ये पेंटिंग देखिए आप, कितनी सुंदर है, कितने सुंदर लग रहे हैं वो। अब आता है बर्नियर के बारे में बता दिया आपको कि बर्नियर कौन है। बर्नियर डॉक्टर हैं और ट्रैवनियर ज्वेलर हैं। ठीक है, अब बर्नियर की किताबें हैं। बर्नियर्स वर्क व पब्लिश इन फ्रांस इन 1670-71 के दौरान, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, डच एंड जर्मन, इटालियन। काफ़ी फेमस है कि इनकी लिखी हुई किताबें काफ़ी भाषाओं में पब्लिश हो रही हैं। आप समझ रहे हो, बाहर की वो काफ़ी कंट्रीज पब्लिश कर रही हैं। मतलब काफ़ी उनकी क्या है अपनी उनको काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी उनको माना जाता है कि भाई इनकी किताबें पूरी सही लिखा होगा उन्होंने। अब ये कश्मीर से एक्सेप्ट लिया उन्होंने, कश्मीर के बारे में भी लिखा है इन्होंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं कहीं ओवरव्यू दे रही हूँ अभी मैं ये अल-बिरूनी के बारे में। अब आता है अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। अल-बिरूनी अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि ही डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट अमंग अस दोज
or the language. According to Sanskrit, was so different from Arabic and Persian, the ideas and the concept couldn't be easily translated from. मतलब उसने कहा different है का obvious है, संस्कृत काफ़ी different है अरबिक और पर्शियन से. बैरियर बताते हैं कि हाँ उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई. हमें भी खैर अभी कहाँ आता है. डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणास. ठीक है. ऑफन साइटिंग पैसेजेस फ्रॉम द वेदास, पुराणास, भगवद गीता, द वर्क्स ऑफ पतंजलि, मनुस्मृति के काम. बहुत टफ काम है उनके. हमें हमसे नहीं पढ़ी जाए तो वो बाहर का एक आ रहा है और वो यहाँ आके उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. वो भी उस ज़माने में समझो, अभी तक के पास गूगल है. उस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था. वो जो पुरानी किताबों को देख देख के उनकी जिनको नॉलेज है, जो उस सब्जेक्ट में जो जिनकी मतलब मास्टरी है, वही आपको बता सकते हैं कि भैया क्या लिखा है. एक चाय का एक घूट ले लूँ. डिस्क्रिप्शन दिया द कास्ट सिस्टम was deeply influenced by his study of normative Sanskrit texts, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmanas. इन्होंने एक वर्ड दिया अंतर्जय, आपको हमेशा पूछा जाता है वो क्या होता है. वो क्या होते हैं कि लिटरली बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम. वो गिल्ड जो आपके मतलब सिस्टम के बाहर की है. वो इसमें 8 लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स. ठीक है जी. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर. इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th सेंचुरी. कब आया था? 1333. मैंने आपको बताया था सब कॉन्टिनेंट वॉज अ पार्ट ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेच फ्रॉम द चाइना द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्ट. ये मैंने को काजी बता दिया था कि उनको मोहम्मद बिन तुगलक काजी बनाते हैं, फिर हटा भी देते हैं, फिर बना भी देते हैं. ये कोकोनट पान की डिस्क्रिप्शन करते हैं. मतलब बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द इब्न बतूता स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इवेंट इन द वेज इन विच ही डिस्क्राइब्स इन द कोकोनट एंड पान. टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस दैट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस. कौन से हैं अनफेमिलियर उसके लिए? कोकोनट एंड पान. इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज. इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज द वास्ट सिटी विच द ग्रेट पॉपुलेशन. The largest in India, Daulatabad in Maharashtra were no less and easily rivaled Delhi in size. इब्न बतूता, ठीक है, तुगलकाबाद के बारे में लिखा है, बुलंद दरवाज़ा. चलिए नेक्स्ट पेज पे. मैंने कहा ना मैं पूरा बता दूं आपको, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्या क्या किताबों के बारे में, किस किताब में क्या है. ये पूरा लिखा है कि द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक transactions but also the hub of social and cultural activities. Most bazaars had a mosque होती थी, temple होता था. Spaces were marked for public performance by dancers, musicians and singers. Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining the prosperity of towns. Historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from village. ठीक है. अब बात है क्या हुआ कि जब दौलताबाद चली गई हमारी MBT के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जब दिल्ली को अपने उसने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट किया, तो फिर दौलताबाद के बारे में इसलिए इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है. इन दौलताबाद इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज़ नोन एज ताराबाद. It is one of the greatest and most beautiful bazaars. It has numerous shops and every shop has a door which leads into a house of the owner. ठीक है. क्या लिखा है कि बहुत सारी shops हैं. Every shop has a door which leads into the house of a owner. The shops are decorated with carpets and at the center of a shop there is a swing on which sits the female singer. वहाँ पे मतलब swing हुआ करता था, झूला. She is decked with all kinds of finery and her female attendants swing her. In the middle of the marketplace, there stands a large cupola which is carpeted and decorated, and in which the chief of the musicians takes his place. Thursday after dawn prayers, accompanied by his servants and slaves, the female singer come in the successive crowds, sing before him and dance until dusk, after which he withdraws. In this bazaar there are masks for offering prayers. One of the Hindu rulers alighted at the cupola every time
He passed by this marketplace and the female singer would sing before him. Even some Muslim rulers did the same. इसको बोलेंगे वो मतलब ये उसने बताया हुआ है कि कैसे वहाँ पे शाम को सिंगर्स आते थे, गाते थे, कैसे बैठते थे, है ना, मतलब रौनक लगी रहती थी। तारबाबाद, तारबाबाद बोला जाता है उसको, विच इज़ नोन एज तारबाबाद। ठीक है जी। अब यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। द स्टेट evidently took special measures to encourage merchants। मर्चेंट्स के ऊपर ये दिया हुआ है इन्होंने, ऑन horse and on foot। इब्न बतूता डिस्क्राइब्स द पोस्टल सिस्टम, बताया कम्युनिकेशन का, बताया ना कि पोस्टल सिस्टम के बारे में। पोस्टल सिस्टम दो काइंड्स के थे। एक हॉर्स पोस्ट होती थी, उसको बोलता है उलुक, इज रन बाय द रॉयल हॉर्सेज, स्टेशन एंड डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 miles, 4 miles के ऊपर उलुक हुआ करता था। द फुट पोस्ट हैज देयर 3 stations पर इट इज़ का दावा, दवा और उल्क। ठीक है, 1/3 ऑफ ए माइल। जो पैदल जाते थे उसको बोलते दवा, बोलते थे दावा। या मतलब जैसे आपने कोई मैसेज कन्वे करना है तो जो हॉर्स पोस्ट है उसको उल्लुक, और जो पैदल जाएंगे उसको जैसे कोई पोस्टमैन है जो बाय फुट जा रहा है उसको दवा। ठीक है, मतलब फास्ट था। आगे देखते हैं, बर्नियर एंड द degenerate ईस्ट। If Ibn Battuta chose to describe everything that impressed and excited him because of its nobility, Francois Bernier जो हैं belong to a different intellectual tradition। वो भैया बाहर से आए हैं, है ना। बर्नियर जो है डॉक्टर है, ऊपर से वो फ्रांस से आया। ही वॉज फार मोर preoccupied with comparing and contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France in particular। उसकी किताब का क्या नाम है? उनकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इट्स मार्क्ड बाय डिटेल ऑब्जर्वेशंस। किताब अच्छी किताब लिखी ना, काफ़ी फेमस किताब है वो, पढ़नी चाहिए है ये किताब। हालांकि आखिर आप बच्चों के पास कहाँ टाइम, आप किताबों के नाम याद रख लो, उसके बीच में मेन ये याद रख लो कि किसने क्या लिखा है, किसके ऊपर लिखा है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड द यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर। He was a firm believer that the virtues of a private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people. He thought in the Mughal Empire the emperor owned all land and distributed it among his nobles, and that is his had disastrous consequences for the economy and society. This perception was not unique to Bernier. But is found in most travelers अकाउंट ऑफ द 16th and 17th सेंचुरी। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये अच्छा पॉइंट है। इसमें लिखा है कि इसने बोला कि हमारे इंडिया, यूरोप से और इंडिया में ये डिफरेंस है कि जो मुगल एम्पायर है उसमें कि लैंड सारी किसके पास होती है? किंग के पास, एम्परर के पास है, और वो उसको हम खालसा लैंड बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि उसने क्या किया है कि मुगल एम्परर ने कि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे उसके नोबल्स थे ना, मनसबदारी सिस्टम, उसने अपने नोबल्स को दे देता था कि ये लो तुम लैंड रखो और तुम क्या करो, मतलब इसके ऊपर तुम मतलब अपनी एक आर्मी भी तैयार रखना। एक जैसे एक नोबल मैं हूँ, एक नोबल आप हैं, ऐसे कई नोबल्स हुआ करते थे, या फिर मनसबदार हुआ करते थे कि तुम अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी रखना, तुम ही रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो उसने बोला कि ये आपकी डिसास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोनॉमी या सोसाइटी के लिए। वो क्या कर रहा है? जैसे मैं हूँ, मैं हो सकता है मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, मैं कम शो कर रही हूँ, या फिर मेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, मैं हो सकता है रिवोल्ट ही हो जाऊँ। मैं देखूँ ये भैया कि राजा थोड़ा सा वीक है तो मैं रिवोल्ट कर दूँ, है ना, मैं करप्शन कर लूँ। तो बोल रहे हैं ये सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि सिर्फ ये सिस्टम किसने बने नहीं देखा है, बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट में है। अब आता है कि बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्प्रोविज्ड पीपल। Between the poorest of the poor and the richest of the rich, there was no social group or class with the same worth the name। बर्नियर कॉन्फिडेंटली asserted there is no middle state, थी ही नहीं उस समय, या गरीबी थी या बहुत अमीरी थी, डिफरेंस वो था। Bernier saw the Mughal Empire, its king was the king of beggars and barbarians, was the king of the Bernier ने क्या देखा कि its king was the king of beggars
and barbarians. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, its field overspread with bushes and full of pestilential marshes and all this was because of one reason, crown ownership of the land. वो इसको बहुत ही बुरा मान रहे हैं कि जो मुग़ल एम्पायर है, जो किंग है, वो मतलब कि अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा है। तो देखो क्या होता है जब आपकी जो सपोज़ आपका जो बॉस है वो बहुत बॉसी है, तो उसके राज में क्या हो जाता है कि वो जब अपनी चलाता है तो नुकसान बहुत होते हैं। हम सच नहीं बोल पाते, हम ट्रू पिक्चर पेश नहीं कर सकते सोसाइटी की, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम डेवलपमेंट के लिए कुछ बोल नहीं सकते। वो नहीं माने। और उस समय तो इतना हार्श एनवायरनमेंट रहता था कि आप हल्का सा भी कुछ समझाओ, उसको पसंद ना आए, राजा को तो गर्दन काट दी, आपको निकाल दिया, आपको देश निकाला दे दिया। तो ऐसा था कि मतलब इसलिए उसने बोला कि आपके पास बस वो जैसे नहीं होते, आपको सब मस्के मार रहे हैं, आपको बटरिंग क्लास आपके आसपास है, नहीं सर ठीक है, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हजूर आप ठीक कह रहे हैं, हजूर आप ठीक कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ आप इतनी मतलब कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहा कि नहीं नहीं सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, या इससे मर्चेंट क्लास को नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास है नहीं, और रेवेन्यू इतना हार्श नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते तो वो क्या होता है ना, उससे क्या होता है इकोनॉमी में असर आता है, सोशल पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो देश है वो इतना ग्रो नहीं पड़ता। हाँ हो सकता है भैया किंग बड़ा अमीर हो, लेकिन जो आम जनता है वो दुखी ही रहती है। Curiosity, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of the land. अबुल फजल जो है वो अकबर के कोर्ट में रहते हैं। 16th सेंचुरी ऑफिशियल क्रॉनिकलर हैं अकबर के। डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यूज remuneration of the sovereignty, a calm made by the ruler on his object for the protection he provided rather than he rent on land that he owned. It is possible that European travelers regarded such claims as rent because land revenue demands were often very high. हमेशा हाई ही रहते थे, ठीक है, टैक्स पे जो टैक्सेस थे बहुत हाई थे। The French philosopher Montesquieu, for instance, used this account to develop the idea of Oriental despotism, according to which rulers in Asia enjoyed absolute authority over their subjects. मतलब पूरा कंप्लीट अथॉरिटी समझा, अपना मतलब जनता को पूरा अपना वो समझना कि मैं हूँ सर्वोपरि, मैं जो लूँ डिसीजन वही सही है, मैं किसी को सुनूंगा ही नहीं। This idea was further developed as a concept of the Asiatic mode of production of Karl Marx in the 19th century. He argued that in India and other Asian countries before colonialism, surplus was appropriated by the state. This led to the emergence of society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian, internally village communities. The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded. दिस वॉज रिगार्डेड स्टैगनेंट सिस्टम है, कोई ग्रोथ ही नहीं है सिस्टम में। रूरल सोसाइटी का तो बहुत ही बुरा हाल था, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल था। एक तो अंदर की सोसाइटी का, ऊपर से क्या ना कि मिक्स हो चुकी थी उस समय सोसाइटी। मुगल्स भी थे, ब्राह्मणिकल कल्चर भी था उनके। अब इनके जो हमारा मेन अथॉरिटी थी वो मुगल्स थे, और राजा अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा, मतलब जो एम्पायर है मुगल्स हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत है, चाहे वट एवर दे आर। तो वो क्या करते थे, जैसे मतलब उनके थोड़े नोबल्स हैं, नोबल्स की सुननी, नोबल्स जो बस सिर्फ मस्काबाजी में यकीन करते हैं, कुछ नया ऐसा मतलब वो ट्रू पिक्चर पेश करने वाले हैं नहीं, डर के मारे सब चुप रहते थे। और नीचे प्रेजेंट्री पे हाई टैक्सेस हैं, फैमिन आ रहा है, ड्रॉट आ रहे हैं, कोई केयर नहीं है, कोई ये नहीं कि जिनसे हम टैक्स वसूल रहे हैं आम जनता पे ध्यान है, तो बिल्कुल नहीं था। मतलब आम जनता की इतनी बुरी हालत थी कि इतने फैमिली और ड्रॉट आता था, मिलियंस में लोग मरते थे, पर किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती थी। इसलिए हमें अभी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, अभी हम जैसे हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है। While Bernier preoccupation with projecting the Mughal state as tyrannical is obvious, his descriptions occasionally hint at a more complex social inner for reality. For instance, he felt that artisans had no incentive to improve the quality of their manufacture since profits were appreciated by the state. ठीक है, मतलब कि आर्टिस्ट के कोई इंसेंटिव है नहीं
कि आपके मैन्युफैक्चर में कोई मतलब कोई आर्टिस्ट जैसे होता है ना, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हम कहते हैं हमें ग्रांट मिल जाए, हमें कोई हेल्प मिल जाए, वो कुछ नहीं। लेकिन है कि प्रॉफिट्स जो सिंस प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, अगर प्रॉफिट होगा तो वो स्टेट ले जाएगी। Panin is perhaps the only historian who provides a detailed account of the working of the imperial कारखानास और workshops. कारखाना के बारे में उन्होंने artists came every morning to their कारखाना where they remain employed the whole day and in the home evening returning to their homes in this quite regular manner their time glides away. No one aspiring for any improvement in the condition of the life wherein he happens to be born. मतलब कुछ है नहीं इम्प्रूवमेंट का, कुछ किसी ने कोई नहीं सोचता था। अब कारखाने में आए, सुबह लेकर शाम किया, अगर शाम तक काम किया और चले गए। ठीक है जी। अब थोड़ी सी अब मतलब काफ़ी उनको कुछ वर्नियर ने काफ़ी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव जो मतलब हो रहा है, जो आंखों देखा हाल है वही प्रस्तुत किया, ज़्यादा उसको मॉडिफाई करने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो इन वेस्टर्न इंडिया देयर ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन ग्रुप थी, जैसे मर्चेंट कम्युनिटी होती है ना, जो आजकल भी हम महाजन कहते हैं, वो महाजन की कम्युनिटी यहाँ रहती थी। फिजिशियंस को हकीम और वही वैद कहा जाता था, टीचर्स को पंडित और मुल्ला, लॉयर्स को वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्स्ट्रा और भी थे। अ वुमन स्लेव सती एंड लेबरर्स, अ वुमन ट्रैवलर हु लेफ्ट written account were generally men who were interested and sometimes intrigued by the condition of the woman in the subcontinent, हमारे जो इंडिया है सबकॉन्टिनेंट में। Sometimes they took social inequities for granted as the nature state of affairs. For instance, slaves were openly sold in markets. देखिए स्लेव्स ऐसे बिकते थे, जैसे अगर वो हम कहते हैं ना कि सब्ज़ी ले लो, मुर्गे ले लो, टमाटर ले लो, साग ले लो, वैसे स्लेव्स बिकते थे like any other commodity and were regularly exchanged as gifts. मतलब गिफ्ट्स के रूप में भी क्या दिए जाते थे, स्लेव्स दिए जाते थे। इतनी बुरी हालत अब ह्यूमन बींग्स की, आप देखिए स्लेवरी कितनी थी। इब्न बतूता कह रहे हैं कि ही परचेज्ड हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स। मतलब हम कहीं जा रहे हैं, आजकल हम कहेंगे कपड़े ले लो, चलो कपड़े गहने ले लेते हैं, है ना, चलो फुटवेयर्स ले लेते हैं। तो वो क्या लेते थे, हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स गिफ्ट्स फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लाते थे वो। When he reached Multan, he presented the governor with slave and horse together with raisins and almonds. रेजन आलमंड्स के साथ स्लेव कैसे क्या है? स्लेव आप समझ रहे हैं, एक आदमी को यहाँ से वहाँ, आप खुद सोचिए, आप पैदा होते हैं, है ना, आप सोचते हैं जब आप पैदा होते हैं कितना हम खुश होते हैं कि चलो बच्चा आया है, वो माय गॉड उसको कितनी मुश्किल से लाइफ मिली है, वाह थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, हम थैंक यू करते हैं। उसके माँ बाप भी कितने खुश होते हैं, वाह एक बेबी आया है। और उस ज़माने में अब बताओ, बच्चा ग्रो किया नहीं, उसको स्लेव बना दिया गया। जब एक मैन, चाहे आप ह्यूमन बींग्स हैं, एक मैन है एक वुमेन है, उनकी हालत सोचिए। स्लेव मीन्स नो क्वेश्चन होल लाइफ, नो फ्रीडम होल लाइफ। आप आपको होश आते हैं आप स्लेव हैं, आप जब मर गए आप तब भी स्लेव हो। कोई कंडीशन में आप देखिए, मतलब कि एक इंसान की इतनी बुरी हालत, कितनी गंदी प्रथा थी हमारे सोसाइटी में या हमारे वर्ल्ड में। इनको पढ़ते हुए मुझे दुख होता है कि हम कहाँ रहते थे। ओ माय गॉड, 200 स्लेव्स दे रहा है वो, मतलब क्या पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम कैसे सोसाइटी से कोई सोच, पता नहीं। थैंक यू गॉड, इस सोसाइटी में बहुत चेंज है। हाँ, कुछ बुराइयाँ अभी भी हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि वुमेन की सेफ्टी पे मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इतनी बात नहीं होती, हालांकि होना चाहिए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी व्यापार पूरे वर्ल्ड में ऐसे छाया रहता है, कोई इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैन और वुमेन सेम है, तो उनकी ही सेफ्टी पे, और हर एक मेल को, एक वुमेन की एक मतलब उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना चाहिए। हमें लगे कि भाई हम डर नहीं लगे, हमें तो घर से निकलते ही डर लगता है। तो ये तो गलत बात हो जाती है, बहुत ही गलत। Slaves were generally used for domestic labor, and even Batuta found their services particularly indispensable for carrying women and men are palanquins or dola. Palanquins होते, वो डोली नहीं उठाते, उसको बोलते हैं, वो उठा के जाते, स्लेव्स ही लेके जाते थे। चलिए, however, women's life revolved around such else besides the practice of sati biti. This labor was crucial in both agriculture and non-agriculture productions. Women were merchant families
From merchant families participating in commercial activities, sometimes even taking mercantile disputes to a court of law. In therefore seems like unlikely that women were confined to the private spaces of their homes. ठीक है, ये हमने देखा इंडिया को दूसरों की नज़रों से देखते हुए हम ये कहते हैं। गरीबी पे भी कुछ लिखा था, वो कहाँ गया? इंडिया की गरीबी पे भी बहुत ऐसा लिखा है कि पढ़ के भी रोना आ जाए। Pelsart है डच ट्रेवलर विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली 17th century। मैंने कहा नहीं, ये जहांगीर के कोर्ट में थे। पॉवर्टी के बारे लाइक बर्नियर, ही वॉज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। Poverty was so great and miserable that the life of the people can be depicted or accurately described only as the home of stark want and the dwelling place of bitter woe, holding the state responsible. He says so much is wrong from the peasants that even dry bread is scarcely left to fill their stomachs. ये हाल था हमारे इंडिया का, ये हाल कर दिया हुआ था। ये आप ज़रूर से बच्चों प्लीज़ इसको कंठस्थ कर लीजिए। इसको कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसी से बहुत अच्छे ये नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इवन मैं कहूँगी क्रैम ही कर लीजिए डेट्स को। ठीक है जी, ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका नाम अल-बिरूनी है, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बिरूनी, उज़्बेकिस्तान, किताबुल हिंद, मार्को पोलो, इटली, इब्न बतूता 307 मोरक्को, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, निकितिन जो है रशिया से आते हैं। ठीक है जी, बारबोसा, डॉन्टे बारबोसा, सैयद अली रईस तुर्की से आते हैं। एंटोनियो मॉजरेट स्पेन से आते हैं। महमूद वली बालक से आते हैं। पीटर मुंडी, हाँ पीटर मुंडी बारे में शायद, पीटर मुंडी भी जहांगीर के टाइम में है, और ट्रैवलर भी जहांगीर के टाइम में है। मुझे फ्रैंकिस बर्नियर में से शायद ट्रैवलर है जो रहते हैं औरंगज़ेब के टाइम में भी, और बर्नियर जहांगीर और शाहजहां के टाइम में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हो गया आपका ये पढ़ाई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। और प्लीज़ इसे अच्छे से सुनिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।